अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ वैल्यूज़ नहीं है जिसको याद कर लें, इसके पीछे बहुत सी लॉजिक और इसकी आगे बहुत सी एप्लीकेशन है। इस वजह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किस हिसाब से, मसलन अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो हम कहते हैं फर्स्ट ईयर की लाइन अलहदा बन जाए, सेकंड ईयर की लाइन अलहदा बन जाए। इसी तरह अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं उनको साइज की बेस पे अरेंज कर सकता हूं, उनके बिहेवियर की बेस पे अरेंज कर सकता हूं, उनके चार्ज की बेस पे अरेंज कर सकता हूं, उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर सकता हूं, उनकी स्पेक्ट्रम की वैल्यूज़ को या कलर्स को या एमिशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूँ उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की बेस पे, मसलन से आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y। x की जो वैल्यू है ना वो है 0.12 पॉजिटिव और y का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो है 0.17। तो y x के बाद आएगा। तो जो अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं इन केस ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं अरेंजमेंट करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो अरेंजमेंट से जो सीरीज बनती है, जो लाइन बनती है, जो अरेंजमेंट बनती है, उसको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहता हूं। स्टूडेंट यहाँ एक बात समझने वाली है, वो क्या है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये किसी भी एलिमेंट का से आप निकालना चाहते हैं जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका तरीकाकार क्या था? उसका तरीकाकार ये था कि आप जिंक का हाफ सेल लेते थे, जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर जिंक का हाफ सेल है। अब उसको अटैच करते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जैसा कि ऑन द राइट साइड आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी अटैच्ड है। अब जब आप जिंक को इलेक्ट्रोड और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक या जिंक का हाफ सेल शी से अटैच करते थे, तो जो उसके ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो इंडिकेट करता था एक रीडिंग को और अपनी डिफ्लेक्शन को। तो वो जो डिफ्लेक्शन थी वो शो करती थी कि करंट का फ्लो किस तरफ है, और रीडिंग शो करती थी कि कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर मैं बात करूं तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि रीडिंग जो है ना आपकी जिंक के लिए वो है 0.76। अब जिंक से इलेक्ट्रॉन, जिंक के हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, लिहाजा उसकी डिफ्लेक्शन जो है नीडल की वो टूवर्ड्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यानी कि राइट साइड पे है। स्टूडेंट ये वैल्यू थी पॉजिटिव 0.76। ये इंडिकेट कर रही है वैल्यू के जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, लिहाजा ये वैल्यू कहलाती थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेंशियल पोटेंशियल भी अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं अटैच करूं कॉपर को अटैच करूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो अब डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल शो करती थी कि शी से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे हैं, और जो आपकी वैल्यू आती थी कॉपर के लिए वो आती थी प्लस 0.34। ये इंडिकेट कर रही है वैल्यू और नीडल की डिफ्लेक्शन कि आपका कॉपर एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, तो ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो कुछ एलिमेंट्स का हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता था, कुछ वैल्यू का हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता था। हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं सारी वैल्यूज को IUPAC के स्टैंडर्ड के मुताबिक अरेंज करते हैं। IUPAC का स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मुताबिक अरेंजमेंट है वो इस तरह होनी चाहिए कि सारों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करें। मसलन जिंक का एज पर एक्सपेरिमेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया, नहीं, आप उसे कन्वर्ट करें रिडक्शन पोटेंशियल में,
तो उसका साइन हो जाएगा -0.76 फॉर जिंक। और दूसरी बात, कॉपर की बात करें, कॉपर का तो पहले ही रिडक्शन पोटेंशियल आया था क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा था। तो मैंने जितनी भी मेरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज आई बाय कनेक्टिंग इट विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उन सारी वैल्यूज को मैंने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया भी तो मैंने इसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? ये मेरी IUPAC की डिमांड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप समझ लें ये यूनाइटेड नेशन है केमिस्ट्री की, और जो ये कहेगी वैसा करना होगा। जैसा कि हमारे दुनिया में यूनाइटेड नेशन के पास ममालिक जाते हैं अपने मसाइल लेकर, और यूनाइटेड नेशन उनको हल करने की कोशिश करता है, और अगर वो कोई ऑर्डर इशू कर दे तो वो तमाम ममालिक को मानना पड़ता है। सेम इसी तरह IUPAC जो है, इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर केमिस्ट्री, जो आपको ये बताती है कि आपने कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जो आप स्टैंडर्ड यूज करोगे फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो आज से हम जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू पढ़ेंगे वो सारी की सारी इन टर्म्स होंगी रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि आज से हमारे लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसको इंडिकेट किया जाता है E0 से। और दूसरी बात, जब इसे अरेंज किया जाता है तो हमारे पास एक लिस्ट आती है। वो लिस्ट हमें बताती है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, कौन कम रिडक्शन पोटेंशियल रखता है। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, IUPAC के मुताबिक जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं और उनको उसी हिसाब से अरेंज करना है। ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिए गए हैं, यानी कि 25 डिग्री 1 ATM। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है, वो किन कंडीशंस पे लिया गया है? वो लिया गया है 25 डिग्री या 298 केल्विन 1 ATM, और इसको मैयर किसका किया गया? शी से कनेक्ट करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके। और जो हाफ सेल लिया गया उसमें 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एलिमेंट मौजूद था, जैसे जिंक का 1 मोलर सोल्यूशन था। ये कंडीशंस पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया गया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पेस्ट की गई है। ये काफी बड़ी सीरीज है और इसमें काफी ज्यादा डाटा है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस डाटा को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकूं। उसके लिए मैं ये जो इसके साइड पे डाटा लिखा है इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं। स्टूडेंट अगर आप गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं ऑन माय लेफ्ट साइड। ओके, नाउ दिस इज फाइन। आप अब गौर से देखें, हम बार बार बात करते हैं जिंक की, बार बार बात करते हैं कॉपर की। तो जिंक कॉपर से ऊपर है, जिंक कॉपर से ऊपर है, यानी कि अगर सीरीज में अरेंजमेंट की जाए तो जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो मैं हाईलाइट करता हूं, 0.76 आ रहा है माइनस, या रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 आ रहा है। कॉपर का जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस 0.34। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये स्मॉलर वैल्यू है। मसलन आप कहते हैं कि -10 डिग्री टेम्परेचर है तो डेट इज अ वेरी लो टेम्परेचर, और अगर आप कहते हैं 10 डिग्री पॉजिटिव टेम्परेचर है तो डेट इज काइंड ऑफ हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द -10 डिग्री। और ये जो कॉपर की वैल्यू है ये एज कंपेयर टू जिंक हायर है। तो लेट्स राइट डाउन हायर वैल्यू। स्टूडेंट गौर से सुने मेरी बात, जब आप सीरीज में डाउनवर्ड मूव करते हैं, जब आप सीरीज में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका
रिडक्शन पोटेंशियल जितना नीचे आता जाऊंगा वो इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड की बात करते हैं, हमारी फेवरेट मेटल है गोल्ड। ऑल्दो गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो आपकी रुपी की वैल्यू को भी इंडिकेट करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इंडिकेट करती है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में अगर रिसेशन आ जाए तो गोल्ड की वैल्यू जो है वो एक इंडिकेटर है उसको शो करने का। समहाउ हमारे पास गोल्ड है, हम इसे केमिस्ट्री की टर्म्स में ही पढ़ते हैं। गोल्ड की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज +1.50, दैट इज वेरी हायर एज कंपेयर टू बोथ ऑफ जिंक एंड कॉपर। आप यूं समझ ले, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है, यानी कि इसकी कोशिश है इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो आज हम एक नई चीज समझे। पहली बात, हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट नेचर of element as electron gainer, यानी कि उसकी कोशिश है कि वो इलेक्ट्रॉन छीन ले, यानी कि उसकी कोशिश है कि वो खुद को रिड्यूस कर ले, इलेक्ट्रॉन छीन ले ना। हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, हायर रिड्यूसिंग टेंडेंसी है अपने आप को करने की, खुद को इलेक्ट्रॉन छीन के देने की। स्टूडेंट, अब एक बात हम यूजुअली ये समझते हैं, मीन्स दिस इज नॉट समथिंग कि मैं कहूँ ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन वाली वैल्यू है ना ये 0 है। इससे ऊपर वाले जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऐसे नीचे वालों के यूजुअली हम कंसीडर करते हैं ज्यादा है। तो जब हमने सेल बनाना होता है तो यूजुअली हम एक एलिमेंट से सिलेक्ट करते हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाला, और एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं हाइड्रोजन से नीचे वाला। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। अब अगर तो मैं ये बात करूं कि हमारा इसमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा और हमारा इसमें बुरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, देखें गोल्ड की कोशिश है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, खुद को रिड्यूस कर दे। जो चीज खुद को रिड्यूस करती है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है। मसलन मेरी कोशिश है कि मैं किसी को पैसे दे दूं, तो मैं दूसरे की वैल्यू, पैसों की अमाउंट बढ़ा रहा हूं, अपनी पैसों की अमाउंट कम कर रहा हूं। उल्टा हिसाब होगा ना, अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, और अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा हूं तो मैं रिड्यूस हो जाऊंगा, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मुझे कहा जाएगा मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट हूं, यानी कि कौन सा एजेंट हूं? मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट यहां पे हम मेंशन करते हैं, ये जो मैं वेवी सा एरो बना रहा हूं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और जो ऊपर एरो बनाने जा रहा हूं ये इंडिकेट कर रहा है दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? फॉर एग्जांपल जिंक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? जिंक इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करा देता है। नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन के दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देते हैं। सो हाइड्रोजन से नीचे वालों को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। सो टेक्निकली हो क्या रहा है, अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है और नेचर ऑफ एलिमेंट रिड्यूसिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट बनना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं नीचे आता हूं तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपसे कहे कि गोल्ड और कॉपर में कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप फौरन कहेंगे गोल्ड है। क्यों? उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेहतरीन है, बहुत बड़ी है। सो समहाउ ये जो टेबल है वो इंडिकेट कर रहा है हमें कि हमारी नेचर ऑफ एलिमेंट किस तरह की है। अब ये तो टेबल याद नहीं होगा,
फिर क्या किया जाए, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अरेंजमेंट किस तरह हुई हुई है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुई हुई है, बड़ा सादा सा तरीका है। देखें, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, फिर देखें ग्रुप 2 का एलिमेंट मैग्नीशियम, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उसमें कैल्शियम आ जाता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स उसमें मैग्नीशियम आ जाता है। फिर ग्रुप 3 कौन है, एल्यूमिनियम। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर निकल, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद जो क्वाइनेज मेटल्स हैं, जरा गिनवाएं क्वाइनेज मेटल्स कौन कौन सी हैं। क्वाइनेज मेटल कौन कौन सी हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो मैं यहां लिखता हूं क्वाइन एज मेटल्स, हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन से नीचे आता है हैलोजेंस। तो बड़ा ही जनरलाइज फॉर्म में मैं लिखूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कैल्शियम, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कैल्शियम, ग्रुप 3 का एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, निकल, लेड, जिंक, निकल, लेड, ZnP। फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर आती हैं क्वाइन एज मेटल्स और हैलोजेंस। आल्दो इनमें गोल्ड जो है वो कुछ हैलोजन से बाद में आती है, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ इंडिकेट करना कौन कहां पे आएगा, तो आपसे ये आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेल बना हुआ है इस तरह कि हाफ सेल है एल्यूमिनियम का और हाफ सेल है आपका गोल्ड का। वो कहते हैं बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा। गोल्ड हाइड्रोजन से नीचे आता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो करंट का फ्लो होगा एल्यूमिनियम से गोल्ड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं एक हाफ सेल है निकल का और एक हाफ सेल है सोडियम का, आप बताओ करंट का फ्लो किस तरफ होगा। ये दोनों ही हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, लेकिन ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 ग्रुप 3 के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं, लिहाजा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो सोडियम से निकल की तरफ होगा। क्यों, ये पहले आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम वगैरह, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा निकल से। सो यू कैन नाउ इजीली टेल देम कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, क्योंकि पूरी सीरीज याद करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लिहाजा ये एक छोटा सा ट्रिक होता है जो इन चीजों को समझाने में मदद करता है। अब आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहां पे हैं, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मसलन पूछा जाए गोल्ड और एल्यूमिनियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आप फौरन कहेंगे एल्यूमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि इसने खुद को ऑक्सीडाइज कर लेना, दूसरे को रिड्यूस। गोल्ड इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है, लिहाजा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा पढ़ते हैं ना, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन छीन के खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप ये बहुत सारी चीजें इस जनरल ट्रिक से बता सकते हैं। आल्दो इसमें भी थोड़ी सी मिक्सिंग है, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के दरमियान कैल्शियम आता है, मगर हमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं MD कैट ECAT वगैरह में, तो वहां पे ये आपको हेल्प कर सकता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ZnP, जिंक, निकल, लेड, हाइड्रोजन, क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और हैलोजेंस, ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, बाकी ये सारे ऊपर आते हैं। एक स्पेशल केस है, एक बहुत ही स्पेशल केस है, वो आपने याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आयरन है ना, आयरन +2 और आयरन +3, आयरन +2 हाइड्रोजन से ऊपर आता है, आयरन +3 का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, लिहाजा आयरन +2 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, आयरन +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, आयरन का एक स्पेशल केस है और ये स्पेशल केस हमारे लिए बहुत जरूरी है याद रखना कि आयरन +2 और आयरन +3 की लोकेशन क्या है। लिहाजा मैंने ये लिख दिया और इसके नीचे लिख भी देते हैं, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
आई होप स्टूडेंट अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और उसमें मौजूद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं। अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।